गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून आल्सो। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? सॉरी, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। सेशन ऑटोमेटिकली क्या हुआ, स्टार्ट हो गया स्ट्रीम जो है। वैसे तो टाइम पर स्टार्ट होना चाहिए था, बट ये अभी कुछ न्यू अपडेट आया जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सेशन जो है ऑटो स्ट्रीम हो गया, जिसकी वजह से आपको लगा क्लास स्टार्ट हो गई बट वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी वॉइस आ रही है सभी को प्रॉपरली? ठीक है, अगर मेरी वॉइस में किसी तरह का कोई इको नहीं है या सब कुछ ठीक है, प्रॉपरली वॉइस आ रही है, वीडियो लैग नहीं हो रहा है, तो प्लीज एक बार एवरीथिंग इज क्लियर आप कमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलें। ओके गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसे राइटिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी जो टॉपिक है हम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप लोगों के लिए फेज 2 के हिसाब से ऐसे राइटिंग ही था, जिसकी वजह से हम स्टार्टिंग से ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग पे आपको फोकस करना है। अपने ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे, प्लीज उन सब चीज़ों को याद रखना, क्योंकि अब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने प्रॉपरली प्रैक्टिस की होगी उन सब टॉपिक्स की जो हमने पढ़े थे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। ओके, तो आज हम ऐसे राइटिंग पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं किस चीज के बारे में, राइटिंग के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि राइटिंग क्या होता है। अगर हम बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग इज अ मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज विद सिंबल। यानी क्या होता था मतलब पहले के ज़माने की अगर मैं बात करूं, जिस समय लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस हुआ करती थी, या फिर अर्ली मैंस जो हुआ करते थे, आदि मानव जो हुआ करते थे, तो उन्होंने जो लैंग्वेज की बात की तो कम्युनिकेशन तो हो जाता था, इशारों से हम बात कर लेते थे। ठीक है, अपना गेस्टर्स को यूज़ कर लेते थे। लेकिन अगर मान लो हमें राइटिंग का कोई प्रूफ देना है, तो वो राइटिंग का प्रूफ देने के लिए क्या करते थे, सिंबल्स बनाते थे। सिंबल्स है ना, हर लैंग्वेज के सिंबल बनाते थे। कोई कोई अपने देवताओं को पूजने के लिए सन का यूज़ करता था, कोई आग का यूज़ करता था, कोई अलग अलग तरह तरह के सिंबल्स बनाते थे। इसी तरह से पंचुएशन भी यूज़ हुई। याद हो तो जब मैंने आपको पंचुएशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको समझाया था कि पंचुएशन में भी अलग अलग तरह के साइंस होते हैं, लेकिन कुछ एक को ही हमने यूनिवर्सली अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें सिंबल्स, वही सिंबल आगे जाकर क्या बने, हमारे अल्फ़ाबेट बने। हिंदी के अलग है, इंग्लिश के अलग है, लैटिन के अलग है, ग्रीक के अलग है, सबके अलग अलग है ना। लैटिन और ग्रीक के अलग मत बोलो, इनडायरेक्टली लैटिन और ग्रीक का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि ग्रीक अपने आप में हम कह सकते हैं, लैटिन जो है वो ग्रीक का मॉड्यूरेट फॉर्म है। जैसे कि आज हम हिंदी और संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी है वो संस्कृत से बना है। ठीक है, हिंदी का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, संस्कृत का नहीं करते, राइटिंग फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन इसी तरीके से हम बात करें तो ग्रीक भी ऐसे ही है, लैटिन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ ग्रीक। ठीक है, वैसे अगर आपको ज़्यादा जो मतलब बाइबल्स मिलेगी, सीजर के लेख मिलेंगे, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, लिटरेचर में, तो लैटिन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट। ग्रीक में भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इन्वेडर्स वगैरह आए वहाँ पर, जो नॉर्दर्न जो था, जो अपने आप में नॉर्वे वाला एरिया था, वहाँ से उत्तरी लोग जब आए, जो कि अपने आप में बारबेरियंस कहलाए जाते थे, तो उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। तो फिर बाद में जाकर लैटिन से चीज़ें डेवलप हुई इंग्लिश के अंदर, है ना। और अगर हम बात करें फ्रेंच की बात करें, पोर्तुगीज़ की बात करें, या और भी लैंग्वेजेस की बात करें, जर्मन की भी बात करें, तो उसमें भी लैटिन के ही ट्रांसलेशन देखने को मिलती है। अगर आपको जर्मन आती है, पोर्तुगीज़ आती है, तो आप इजीली लैटिन भी सीख सकते हैं ना। तो सेम ऐसा ही हमारे हिंदी और संस्कृत के साथ में। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राइटिंग जो है अपने आप में बदलती गई। धीरे धीरे हमने हिंदी बनाया, इंग्लिश बनी, तो अपन उसको एक लिपि में ट्रांसफॉर्म करने लगे। जैसे हमारी हिंदी में देवनागरी होता है, इंग्लिश में रोमन हुआ, सबका अलग अलग है ना। जैसे गुरुमुखी है, अलग अलग लिपीज है, तो लिपीज बनने लगी। फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से चीज़ें बदलने लगी, सेपरेट होने लगी टाइम और स्पेस के हिसाब से। ठीक है, आगे चले। तो ये तो अपने आप में राइटिंग का कॉन्सेप्ट था। कुल मिलाकर हमें ये पढ़ना है कि हमें ऐसे राइटिंग करना है। ठीक है, अब ऐसे राइटिंग के लिए हमारे लिए, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अरे किन किन बच्चों को नहीं आ रही वॉइस क्लियर? मेरे हिसाब से तो सब ठीक होना चाहिए। प्लीज एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना प्लीज, है ना। ठीक है, सबको आनी चाहिए। देखो 3 बच्चे कह रहे हैं, रितेश, मिस्टर रितेश, मिस स्वाति, आपको नहीं आ रही। प्लीज चेक कर लो एक बार, है ना। अपना ईयरफोन जो है वो शायद दोनों वाले लगाओ, कई बार ऐसा होता है कि एक में नहीं आती है, एक में आती है,
तो दोनों एक बार पुट कर लेना, ठीक है। ओके आगे चले। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो ऐसे राइटिंग पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग जो है वो किस अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं इसके इंट्रो की बात करूं, ऐसे राइटिंग को अगर हमें समझना है तो ऐसे राइटिंग के अंदर जो ऐसे है ये अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ये किससे आया, एक लैटिन वर्ड है जो कि अपने आप में एक्साजियम जो एक वर्ड है उससे आया है। जो ये लैटिन वर्ड है ना एक्साजियम, इसका मीनिंग क्या है, किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना, यानी सपोज दैट किसी केस को ट्रांसलेट करना। सपोज दैट मैंने आपसे रिलेटेड कुछ कहना है, मुझे गांधी जी से रिलेटेड कुछ कहना है, मुझे नेल्सन मंडेला से रिलेटेड कुछ कहना है, तो किसी भी केस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं या उसको मैं क्या करूं ब्रीफ में समझाऊं, अगर उसकी पूरी जीवनी को, बायोग्राफी को, तो वो अपने आप में एक्साजियम कहला जाता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर। इसी तरीके से इसको हमने इंग्लिश में क्या नाम दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो ये ऐसे जो है अलग अलग तरह के होते हैं, शॉर्ट ऐसे भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, मिड भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है। लेकिन फिर ऐसे की अगर हम राइटिंग की बात करें तो उसमें भी अलग अलग चलता है। अब मैं आपको आगे इसकी कैटेगरीज पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा देख करके, सर इतने सारे तरह के ऐसे भी होते हैं। लेकिन सिर्फ मुझे वो आप लोगों को इंट्रो के बेस पे पढ़ाना है, ठीक है। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो अलग तरह का ऐसे लिखेंगे, किसी एक्सपीरियंस की बात करें तो अलग, किसी कोई स्टोरी बतानी हो तो अलग, अगर हिस्ट्री बतानी हो तो अलग तरह का ऐसे, हर बार अलग अलग तरह के ऐसे की कैटेगरी होती है, ठीक है। आगे चलें। तो जो ऐसे जो है उसे लिखने से पहले, उसे पर्सनलाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के ऐसे होते हैं, उनका फॉर्मेट कैसे होता है, और उनको राइटिंग करने की टिप्स जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम ध्यान देंगे किस पे, ऐसे के टाइप्स पे, ठीक है। इनको ना ब्रीफ में पढ़ेंगे हम, मैं सिर्फ टाइप पढ़ाऊंगा आपको, मैं ये नहीं बताने वाला ये क्या क्या है, ठीक है, वरना आप परेशान हो जाओगे। फिर उसके फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर कुछ एक टिप्स मैं आपको बताऊंगा। याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि एजुकेशन पे ऐसे लिख लेना आप लोग, ठीक है, याद है आपको। एक सेकंड, क्या पूछ रहे हो, ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। प्लीज देखो, ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में डिफरेंस है। पैराग्राफ राइटिंग में ऐसे के लो नहीं लगती। पैराग्राफ का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज को लिख रहे हो, देखो आप ये सोच रहे होंगे कि पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो आपने हिंदी में देखा होगा ना, प्रस्तावना हम लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हम उसका उद्देश्य लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, प्रस्तावना वगैरह, मुझे थोड़ा याद है हिंदी में इस तरीके से। तो वो अपने आप में पैराग्राफ में फॉलो किया जाता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ हम किसी लैंग्वेज के किसी चैप्टर के पैराग्राफ को भी बोलते हैं। सपोज दैट आपने एक ऐसे लिखा, उसको 5 पैराग्राफ में बांटा हमने, तो लोग उसे पैराग्राफ कह देते हैं। लेकिन ऐसे अपने आप में एक लार्ज कैटेगरी और पैराग्राफ उसका हिस्सा माना जाता है। पैराग्राफ को एक टॉपिक मत बोलो, ठीक है, पैराग्राफ एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार लोग उसको पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं, तो पैराग्राफ राइटिंग अलग चीज है, ऐसे राइटिंग अलग चीज है, करेक्ट। ओके, तो पहले हम ध्यान देते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ ऐसे पे। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि मैंने आपको पहले एक ऐसे दिया था एजुकेशन पे। किस पे दिया था, एजुकेशन पे। आप लोगों ने वो लिखा भी था, काफी बच्चों ने मुझे सेंड भी किया था, ठीक है। जो बच्चे मतलब डफर थे, इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वीक है स्टडी में, उन्होंने राइट किया और मुझे सेंड किया, बोला सर बताओ क्या प्रॉब्लम है। और जो बच्चे इंटेलिजेंट थे उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है, उनको आता था, उन्होंने बोला सर एजुकेशन तो बहुत ईजी है, तो उन्होंने नहीं लिखा ना, तो वो बच्चे अलग है। तो मैंने मैसेज कर दिया था, आई होप कि आपको मिल गया होगा। तो प्लीज वो ऐसे अभी रखना। तो मैंने काफी लोगों को उनकी प्रॉब्लम उस समय फोन से भी क्लियर की थी, लोगों से पर्सनली बात भी की थी, ठीक है। जिन ने लिखा था उनसे बात की है, बाकी जिन्होंने नहीं लिखा उनको भूत कॉल नहीं करने वाला कोई भी, ठीक है। माई सॉल इज नॉट गोइंग टू कॉल यू टू सेटिस्फाई योर आंसर। तो अभी जो है वो काम आने वाला है। पहले हम बात कर लेते किस पे, टाइप्स ऑफ ऐसे पे, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऐसे की बात करें तो ऐसे जो है अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी चीज को लेकर, नॉन फिक्शन राइटिंग को लेकर। वो फिक्शन भी हो सकती है, किसी चीज को स्पेसिफिक भी हो सकती है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है। मैंने बताया कि अलग अलग कैटेगरी होती है ना। आप उसमें आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, आप उसमें अपनी थीसिस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो किसी चीज को लेकर। तो ये सारे ऐसे अलग अलग होते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि ऐसे के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देने चाहिए, कई बार ऐसा कहते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने चाहिए, कई बार आर्ग्यूमेंट देना चाहिए, कई बार डिबेट करना चाहिए, कई बार क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो हर बार लोग कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इसकी रेंज इतनी होनी चाहिए, कैरेक्टर लिमिट्स इतनी होनी चाहिए। सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। मुझे वही चीज आपको समझानी है। पहले मैं आपको इंट्रो दूंगा, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए जरूरी क्या है। पहले मैं बताऊंगा सब कुछ, फिर मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे की बात करूं तो अराउंड 17 कैटेगरी के ऐसे होते हैं। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर इतने सारे ऐसे होते हैं क्या। देखो, क्रिटिकल, प्रोसेस, रिव्यू, सिंपल, नैरेटिव, रिसर्च, सिंथेसाइज, एनालिटिकल, डेफिनेशन, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव, एक्सप्लिकेटरी, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, कॉज एंड इफेक्ट, रिटोरिकल, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे हे भगवान कि हमें तो सिर्फ ऐसे राइटिंग ही करनी है, अब इतने सारे ऐसे भी पढ़ने पड़ेंगे क्या। देखो, ये ऐसे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है, आप परेशान मत होना, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको इंट्रो बेस पे ये सब कुछ दिया है, और समझाना मैं इसलिए चाहता हूं कि कभी अगर आप इंटरनेट पे देखो
तो आप इन्हें देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे आपको इंटरनेट पे इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जो मेन होता है ना, देखो, एक तो ये होता है एक्सपोजिटरी होता है, एक होता है परसुएसिव होता है, और एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है, और एक अपने आप में एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, और नैरेटिव भी हो सकता है, जिनका ये यूज करते हैं हम लैंग्वेज में। अब आप बोलोगे सर इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। परसुएसिव का जो मीनिंग है, देखो सबका अपना अपना मीनिंग है, सबका अपना अपना मीनिंग है। नैरेटिव जो होता है ना, अपने आप में एक नरेशन की तरह काम करता है। कोई भी स्टोरी हुई है, उस स्टोरी को आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। एक प्लॉट तैयार करते हो आप, उसके बेस पे इन चीजों को बताना शुरू कर देते हो। नैरेटिव जिसे नरेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कोई भी चीज डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको इनडायरेक्ट वे में कहते हुए नैरेटिव ऐसे में जब आप लिखते हो तो उसे नैरेटिव ऐसे कह देते हैं। और जो एक्सपोजिटरी जो ऐसे होते हैं, उन एक्सपोजिटरी एसेज में भी सेम ऐसा ही होता है। आपको क्या करना होता है, सामने वाले को आपको जो भी पॉइंट आपको दिए गए हैं उस तथ्यों को लेकर बात करनी होती है, ठीक है। क्या चीज फैक्चुअल बेस है, क्या चीज अनफैक्चुअल है, इन चीजों को रखना होता है। परसुएसिव पे क्या होता है, जैसे मान लो धर्म की आज हम बात कर ले, क्रूसेड की बात कर ले, धर्म युद्ध की अगर हम बात कर ले कि धर्म के खिलाफ ये कहना गलत है, धर्म के पक्ष में ये कहना गलत है, तो अपने विचारों से सबको सहमत करवाना और कोई चीज गलत है उससे असहमत करवाना, उसको अपने आप में परसुएसिव। परसुएसिव जो वर्ड है अपने आप में परसुएड से बना है, जिसका मतलब ही होता है किसी चीज को राजी करना, सहमत करना, ठीक है। तो ये परसुएसिव उसी से बना है। इसी तरह से एक्सक्लेटरी है, इस तरह से डिस्क्रिप्टिव है, ये बहुत सारे तरह तरह के ऐसे, तो आपको इन पे ध्यान नहीं देना, मैंने तो बता दिया, ये बहुत सारे तरह के ऐसे होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये आते कहां पर है काम, जब आपने इतने सारे पढ़ा दिए, ये आते कहां है। देखो गाइस, जब आप है ना IELTS एग्जाम दोगे बाहर के लिए, जैसे सपोज दैट आज आप यहाँ पर पढ़ लेते हो और आप इंग्लैंड से या ऑक्सफोर्ड से, कनाडा से कुछ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ का कोई हायर डिग्री या कोर्स करना चाहते हो। जैसे कई बार होता है कि आपने MBA कर लिया, अब आपको बाहर से MBA करना है, तो उसके लिए एग्जाम देना होता है, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम देना होता है। जब आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है तो उसमें ऐसे राइटिंग आता है, उसमें स्पोकन भी आता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको कुछ कहना भी होता है। तो ये जो ऐसे राइटिंग का जो आपका फॉर्मेट आता है ना, उनमें इसके तरह तरह के फॉर्मेट आते हैं, हर देश में अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तो ये वहां काम आते हैं, तो ये आपके सिलेबस में आते हैं ना, तो ये इंटरनेशनली ही चलते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ऐसे यूज होते हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें कंपटीशन वे में, तो कंपटीशन वे में इनका इतना रोल नहीं है। मैं इनका आपको एक मिक्सअप करवाऊंगा कि हमारे अकॉर्डिंग जरूरी क्या होता है, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, फॉर्मेट ऑफ ऐसे की, तो हमारे ऐसे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले जरूरी चीज हमारे लिए ये है। अगर मैं बात करूं किसी भी फॉर्मेट की, तो हमारे पास 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक तो होता है APA ऐसे फॉर्मेट, एक होता है शिकागो ऐसे फॉर्मेट, एक होता है MLA ऐसे फॉर्मेट। मैं इनकी अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या होती है, अपने आप में क्या ही कैटेगरी है कि इस कैटेगरी से हमें फॉलो करना चाहिए। देखो पहले क्या होता था, पहले की जनरेशन के अंदर जब हम ऐसे लिखते थे तो हमें एक मतलब हार्डवेयर में कॉपी दे दी जाती थी, हमें उसमें ऐसे लिखना होता था। तो उसमें कभी भी हमारी स्टाइल शीट या किस कैटेगरी में हम ऐसे लिख रहे हैं, हमारा फॉन्ट स्टाइल क्या है या उसकी साइज क्या है कैरेक्टर्स की, उसमें स्पेस है या नहीं है, उसमें पंक्चुएशन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें इंटरोबैंक का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखो जितने भी मैं नाम बोल रहा हूँ पंक्चुएशन में मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो प्लीज जिस किसी ने भी पंक्चुएशन पढ़ा होगा उसे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी स्टाइल शीट्स जो है ये अपने आप में फॉर्मेट है, अपने आप में क्या है, ये हर देश में अलग अलग अपनाया जाता है। ये वाला जो पैटर्न है ये US में अपनाया जाता है, अमेरिका में ये शिकागो का पैटर्न है, और जो हम हमारे देश में इंडिया में यूज करते हैं ना, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका एक एक पढ़ लेते हैं। APA जो है अपने आप में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया फॉर्मेट है, और ये जो फॉर्मेट है मोस्टली थीसिस और रिसर्च में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका बस इतना सा ही याद रखना और कुछ भी नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इसके लिए मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई है। अगर आपको ना इसकी मतलब डेफिनेशंस वगैरह ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चीजें हैं, तो आप तो सिर्फ क्या कर लो, इसकी इनडायरेक्टली आप इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लो ताकि आपको इसमें डिफरेंस पता हो, ठीक है। वैसे काम कुछ भी नहीं आने वाला, आपको पता होना चाहिए इसमें डिफरेंस क्या है। मेरा जो मकसद है आपको एक अच्छा ऐसे लिखवाना है जो कि अपने आप में एरर्स जो है मतलब जो है उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, एररलेस होना चाहिए, ग्रामेटिकली वो अच्छा होना चाहिए, पंक्चुएशन की एरर नहीं होनी चाहिए। ये चीजें मुझे सिखानी है आपको, वो कैसे लिखना है वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं शिकागो पैटर्न की बात करूं, शिकागो स्टाइल की बात करूं, तो ये अपने आप में हिस्टोरी रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो कोई बायोग्राफी हो गई या किसी लिटरेचर फील्ड की, अगर आप लिटरेचर फील्ड को लेकर कोई ऐसे जो है वो लिखना चाह रहे हो, सीजर को लेकर कुछ लिखना चाह रहे हो, विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर कुछ लिखना चाह रहे हो, शेक्सपियर को लेकर कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कुछ लिख रहे हो और एक प्लॉट तैयार कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो वो अपने आप में शिकागो स्टाइल पे चलता है, ठीक है। अगर दूसरे वे में बात करूं तो MLA, तो ये MLA जो है ये अपने आप में मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसकी पूरी फुल फॉर्म है, और ये अपने आप में मोस्ट पॉपुलर है, जो मोस्टली मतलब इंडिया की तो मैं बात करूंगा नहीं, बाहर फॉरेन में यूरोपियन कंट्री हो गया, जो वेस्टर्न कल्चर हो गया, वहां पर MLA जो पैटर्न है आजकल बहुत अपनाया जा रहा है, ठीक है।
शिकागो भी तो अमेरिकन में ही है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, बट अमेरिकन पैटर्न अलग है, शिकागो वाला जो है ना थोड़ा नया है, अमेरिकन थोड़ा पुराना है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। शिकागो वाले को थोड़ा हिस्ट्री की बिहाफ में लिया जाता है, और अमेरिकन जो है वो हिस्ट्री के बिहाफ को छोड़कर नॉर्मल सेंस में लिया जाता है। ठीक है मिस्टर नरेश, समझ में आ गया? ओके आगे देखिए। ठीक है, तो ये अपने आप में एमएलए जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंडिया वाले भी जो है ना वो एमएलए पैटर्न को यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये हमारे काम कहां आने वाले हैं? ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाई है नेक्स्ट स्लाइड में, जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा इसमें डिफरेंस क्या है। अब ये डिफरेंस क्या है देखो, अगर हम बात करें एपीए की, शिकागो की, एमएलओ की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फॉन्ट जो है, देखो फॉन्ट अपने आप में मैंने बता रखा है, इसकी फॉन्ट साइज इसमें 12 होनी चाहिए, इसमें 10 या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ना ये ऑनलाइन राइटिंग में काम आते हैं आपके। ठीक है, हेडर कहाँ होना चाहिए, आपका टाइटल कहाँ होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कई लोग हेडर लिख देते हैं, आपका नाम यहाँ लिखते हैं, उसका मतलब जो उसका डेजिग्नेशन यहाँ लिखते हैं, वो कौन से कॉलेज में वो यहाँ लिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं टाइटल यहाँ लिखते हैं, फिर अपना नाम यहाँ लिखते हैं, वो यहाँ लिखते हैं ना, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह या फिर अपना डेजिग्नेशन यहाँ लिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं टाइटल पहले लिखते हैं फिर बाद में लिखते हैं अपना नाम वगैरह। तो ये सब के सब जो है ये एक पैटर्न बेस है। तो ये पैटर्न जो है ना तीनों पैटर्न, ये तीनों पैटर्न के अकॉर्डिंग ये तीनों चीजें अलग अलग चलती है। समझ में आ गया? तो आप जब आगे पढ़ेंगे इसके मीनिंग को, इसके डिफरेंसेस को, तो मैंने आपके लिए इजीली बना रखा है, ये पूरे का पूरा एक चार्ट बना रखा है। तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो इनमें किस में कितना स्पेस होना चाहिए, किसके अंदर आपका कॉमा आना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो ये ऑक्सफोर्ड कॉमा का आ गया, इसमें कॉमा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नीड पे डिपेंड करता है, बट इसके अंदर हर बार आता है। ठीक है, इसमें भी हर बार आता है, तो सबके अंदर अलग अलग है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नंबर इसमें कैसे यूज होने चाहिए, ऑर्डिनल या कार्डिनल यूज होने चाहिए, नंबर की रेंज कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ है ना। पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ कितने होने चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, सबकी ये चीज है ना। जैसे कई बार हम ये कहते हैं कि एक पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं 4 से 5 से ज्यादा, 4 या 5 पैराग्राफ से ज्यादा ना बांटे एक ऐसे को हम। तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट्स भी हम यूज कर सकते हैं, कॉट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है मैंने एक डिग्री बना रखी है, एक पूरा का पूरा एक चार्ट बना रखा है। तो प्लीज एक बार आप इनको आप नजर डाल लेना, ये इतने काम के नहीं है। आप अगर ऑनलाइन स्टडी पे यकीन रखते हैं, आगे जाकर आप कोई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे सेट करना चाहते हैं आप, ठीक है, सेट करना चाहते हैं, आईएलटीएस करना चाहते हैं, तो प्लीज इसे देख लेना। अदरवाइज कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो ये कोई काम के नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए ये होते क्या है, वरना आप बोलते कि सर ये अपने आप में है क्या। ठीक है, ओके क्या बोल रहे हो कि मिस्टर गुप्ता ऐसे राइटिंग में मैक्सिमम कितने पेजेस लगते हैं? देखो पेजेस डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं आपके किसके टेक्स्ट की, तो काफी लोग तो ये कहते हैं कि सर अपने आप में 700 to 800 अपने आप में उसकी लेंथ होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी अपने आप में 1000 बताता है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन मैं अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको कितना करना है 350 to 400 वर्ड्स। ठीक है, 350 to 400 वर्ड्स बोल रहा हूं क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिलता है डियर, ध्यान रखना, आधे घंटे से भी कम टाइम मिलता है ये ऐसे लिखने के लिए। तो सबका अलग अलग होता है, तो ऐसा मत बोलो कि आप कितने लिखना चाहिए। तो यूपीएससी 1000 बताता है, और अगर मैं आरपीएससी की बात करूं तो वो 700 to 800 बात करता है। मैं आपकी अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो कंपनीज कहती है 350 to 400। तो इनडायरेक्टली अगर ऑनलाइन आप कोई भी ऐसे लिखोगे ना तो वो अपने आप में 400 500 पे ही अटकेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है मिस्टर गुप्ता, समझ में आ गया? आगे चलें। अगर मैं बात करूं ऐसे राइटिंग के फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? ठीक है, इसको अपने आप में एक हैमबर्गर फॉर्मेट कहा जाता है। ठीक है, हैमबर्गर का मतलब एक बर्गर की तरह है ये। तो बर्गर के अंदर क्या हो गया, उसके ऊपर देखो दो बन आ गई नीचे, और इसके अंदर चीज डाल दी, इधर यहाँ पर इसके सॉसेज डाल दिए, इधर यहाँ पर लैटे यूज कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये स्पेनिश यूज कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे ऊपर जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं अपने आप में टाइटल वाला पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल वाला पार्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं हेड पार्ट बोल सकते हैं। आपने वो पढ़ी होगी ना कोडिंग, एचटीएमएल कोडिंग, इसे हम हेड पार्ट बोलते हैं। फिर इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी पार्ट। फिर इसके बाद में इसको जो कंक्लूजन वाला जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये कंक्लूजन पार्ट होता है। ठीक है, ये कंक्लूजन पार्ट होता है। अब ये बॉडी पार्ट होता है ना, इस बॉडी पार्ट को भी हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको सिखाऊंगा। 3 पार्ट में बांटना चाहो तो 3 में भी कर सकते हो, 1 में करना चाहो तो 1 में भी कर सकते हो। विद एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, ओके। इज दिस वीडियो गेटिंग टू बी प्राइवेट? प्लीज प्लीज मिस्टर गर्ग, प्लीज अभी पढ़ने में ध्यान दे लो, प्राइवेट या फिर उसका ध्यान मत दो। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि बाद में इसको थोड़ा छोड़ दूंगा मैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक रहेगा? मतलब आज के लिए मैं ऐसा कर देता हूं कि इसको प्राइवेट नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ओके, चलो ठीक है।
अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने यही कहा अपने आप में, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया जिसके अंदर आपका टाइटल आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें आपकी डेफिनेशन आएगी और थीसिस वाला स्टेटमेंट आएगा। अब कई लोग ये कहते हैं सर इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब आप उस चीज की डेफिनेशन दे रहे हो, बता रहे हो जो भी आपका टाइटल है। अब ये थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे ब्रीफ में, ठीक है। और जो ये हम बात करते हैं बॉडी पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा बॉडी पार्ट। इसमें क्या कर सकते हो, 3 पैरा में आप डिवाइड कर सकते हो, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। तो इन 3 पैराग्राफ को आप क्या करोगे, इस इंट्रोडक्शन से लीड कर दोगे। यानी आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन डालोगे इसके बारे में स्टैटिकल डाटा डालोगे, जो भी आप ले रहे हो। ध्यान रखना जितना भी आप स्टैटिकल डाटा इसमें यूज करो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप यूज करो, मन से मत यूज कर देना, वो अपने आप में क्लियर होनी चाहिए, रिकॉर्ड बेस होनी चाहिए। ऑनलाइन में जा रहे हो, आप अपनी सीआरटी में लिख रहे हो या फिर अपनी प्लेसमेंट में लिख रहे हो, तो इतने रिकॉर्ड कोई चेक नहीं करता। लेकिन अगर कंपटीशन में अगर आप जा रहे हो तो गाइस मन से मत लिख देना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अकॉर्डिंग टू द दिस राइटर, ये डेफिनेशन ये है, मन से ही लगा देते हैं, पता लगता है राइटर कौन और है और डेफिनेशन कोई और है। तो ये मत कर देना प्लीज, है ना। तो सामने जो चेक करने वाला ऑब्जर्वर है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत वेल नोन है, ठीक है, वो जानता है क्या आप गलत कर रहे हो क्या नहीं सही कर रहे हो, ठीक है। तो वो कट कर देगा, आपके मार्क्स काट लेगा। तो इससे बेटर है कि इन चीजों को अवॉइड करना, मन से कुछ भी मत लिखना, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन, सेम वही चीजें जो थोड़ी देर पहले हमने समझाई है आपको, ठीक है। यानी आप इसको चाहो तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। ये वाला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ये बॉडी वाला पार्ट हो गया जिसको हमने 3 पैरा में बांटा, ठीक है। फिर ये आ जाता है हमारा कंक्लूजन, सेम वही चीज रिपीट कर दी हमने, ठीक है। इट्स बफरिंग, देखो डियर मेरे पास तो बफरिंग नहीं हो रहा, हो सकता है कि आपके पास में इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, ठीक है। यहां पर तो ठीक कर रहा है क्योंकि मैंने दूसरे पीसी में भी चला रखा है और मैं उसे भी देखता जा रहा हूं, आपकी कमेंट्स में वहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर तो ठीक है लगभग। ओके मिस अनामिका, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक तो है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम है क्या, सब दिख तो रहा है ना, सभी को आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है। बफरिंग नहीं कर रहा, मेरी तरफ तो ठीक है गाइस, देख लो एक बार, अगर ऐसा कुछ है तो मैं चेक करूं। देखिए सबके पास ठीक है ना सब कुछ, चले आगे। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना गाइस, हो सकता है कि मैं यहां जब पढ़ा रहा हूं ना तो मैं आपके कमेंट्स को ना देख पाऊं, ठीक है। तो अगर मैंने किसी का कमेंट नहीं पढ़ा है या किसी का आंसर नहीं दिया है, डोंट वरी, वो जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पर्सनली कर लेना, ठीक है। या तो मैं आपको मैसेज से एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, अगर फिर भी मैं आपको आपकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो मैं आपको कॉल कर आपको पर्सनली आपकी प्रॉब्लम दूर करूंगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैंने आपकी कमेंट को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। हो सकता है कि जल्दीबाजी में मैं ध्यान ना दूं अभी। तो पहले हम क्या बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की। तो देखो गाइस ध्यान रखना, आपका जो इंट्रोडक्शन है ना वो कैसा होना चाहिए। देखो ये जो रामायण है ना, ये जो रामायण, इसे पढ़ो या मत पढ़ो ये बात की बात है ना, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए ना, ये फालतू की डेफिनेशन मत पढ़ो। कहने का मतलब आप पहला पैराग्राफ दो, ज्यादा से ज्यादा 2 पैराग्राफ देना, इससे ज्यादा मत देना इंट्रोडक्शन के अंदर, करेक्ट। इससे ज्यादा मत बांटना, मतलब कोशिश करना एक में ही इंट्रोडक्शन आ जाए, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इसी इंट्रोडक्शन में मुझे क्या करना होता है, मतलब आपको थीसिस भी डालना पड़ेगा। अब ये थीसिस क्या होता है मुझे क्लियर करना है पहले आपको, ठीक है। अब जो हम इंडियन पैटर्न में पढ़ते हैं ना, उसी इंट्रोडक्शन में थीसिस डाल देते हैं। कई लोग इसको थीसिस को अलग से पढ़ाते हैं, बट मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन का इसको पार्ट मानना। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हम पढ़ रहे हैं अभी एजुकेशन को लेकर, तो आप एजुकेशन का इसमें डेफिनेशन दोगे, एजुकेशन क्या है, क्यों नेसेसरी है, सब कुछ, ठीक है। तो ये बताते हुए जब आप इंट्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो 2 पैराग्राफ से ज्यादा ना हो। तो मैं आपको वार्न कर रहा हूं, 1 से ज्यादा मत करना, 2 पे जाना ही मत, करेक्ट। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको लैंग्वेज ऐसे बनानी है कि पढ़ने वाला क्या करे, वहां पर मतलब अटक जाए, स्टक्ड हो जाए, हुक्ड हो जाए। कहने का मतलब हुक एंड क्रूक बोलते हैं ना, हम यूज करते हैं। हुक्ड करना, किस तरह से हुक किया जाता है किसी भी रीडर को, तो हमें हुक करना होता है कि वो आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। अब हुक करने के लिए हमें किस तरह की राइटिंग का यूज करना होता है, हुक करने के लिए कभी भी पहली चीज, आप इंट्रोडक्शन में जब क्वेश्चन करो तो प्लीज क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में मत कर देना, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो कंक्लूजन हो। प्लीज गाइस ध्यान रखना, क्वेश्चन मत लगा देना, क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, आपको आपकी राइटिंग में यूज नहीं करना, क्योंकि अपना जो ऐसे है उस ऐसे का मतलब है सामने वाले को समझाना, करेक्ट। क्या है उसका मतलब, सामने वाले को समझाना, ये नहीं कि सामने वाले से कुछ पूछना। इस वजह से कभी भी ऐसे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब मान लो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जो मेरा जो स्टेटमेंट है वो यही है कि दुनिया से पूछते हैं हम कि बताओ कि एजुकेशन जरूरी है या नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो।
तो आप पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन उस वे में मत पूछो, डायरेक्ट फॉर्म में मत पूछो, इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछो। समझ में आ गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे ना, तो आप कनेक्टिव्स का यूज करना, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन करना, डायरेक्ट फॉर्म में मत करना, प्लीज ध्यान रखना। दूसरी चीज और याद रखना कि कभी भी आपके ऐसे में एक्सक्लेमेटरी साइंस का यूज मत करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द ग्रामर whenever you are using exclamatory signs that means you are laughing at your own jokes, तो आप खुद ही अपने जोक्स पे हंस रहे हो, तो इस वजह से एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज भी मत करना। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? आपको इंट्रोडक्शन ऐसा यूज करना है कि आप आगे आने वाली बॉडी जो है, ठीक है, आगे आने वाली बॉडी में जो आप एक्सप्लेन करोगे पैरास के अंदर, वो इंट्रोडक्शन में ही आपको क्लियर हो जाए। अब ये काम अकेला इंट्रोडक्शन का नहीं होता, इंट्रोडक्शन तो सिर्फ डेफिनेशन देने का काम होता है, और वो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कौन सा है? वो थीसिस है। वो कौन है? थीसिस, यानी इंट्रोडक्शन प्लस थीसिस बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? इंट्रोडक्शन प्लस थीसिस बोल सकते हो, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो प्लीज इसे कोशिश करना एक ही पैराग्राफ में फिनिश करने की। अब ये थीसिस क्या होता है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, काफी लोग तो समझ ही नहीं पाते कि थीसिस होता क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी जब आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन दो, तो इंट्रोडक्शन देते वक्त अपने आप में जो क्लेम करते हो ना आर्गुमेंटेटिव, यानी कहने का मतलब आगे वाले किसी मैटर को लेकर, टॉपिक को लेकर, टाइटल को लेकर जब आप कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे हो, तो वो आपको क्या करना है? आपके इंट्रो में ही एक्सप्लेन कर देना है। इतनी सी चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, जब आप इंट्रोडक्शन दो, तो इंट्रोडक्शन देते वक्त कभी भी ये मत बोल देना कि आई विल डिस्कस दिस, मैं आगे ये डिस्कस करूंगा, या दिस पेपर ये कह रहा है, मेरा टेक्स्ट ये कहना चाह रहा है, या मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी मत यूज करना। ये लिखा हुआ है देखो, ये ऐसा कुछ भी मत यूज करना, गलत माना जाता है, ठीक है। आपको सब कुछ कंसाइज करना है, ब्रीफ करना है। यहां पर ये नहीं कहना कि ये मान लो, वो मान लो, आई विल डिस्कस, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये वर्ड्स यूज नहीं करने, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने से सामने वाला रीडर जो है वो आपके थॉट्स को लेकर डिसएग्री हो जाता है। इतना सा चीज ध्यान रखना, वो एग्री ही नहीं करेगा इन चीजों को लेकर। क्लियर? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया ना? देखो, आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आगे एग्जाम्पल लूंगा ऐसे का, इसी के बेस पे सेम जो ये मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूं, इसी की बेस पे हम ऐसे भी करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे लिए है, ओके, ये क्या हुआ? ओके, दूसरी चीज जो हमारे लिए है बॉडी। तो बॉडी के अंदर हमें क्या करना है? देखो, बॉडी जो है, मैंने भी बताया कि सबसे पहले कि बॉडी को 3 पार्ट में बांट दो। क्या बताया? 3 पार्ट में, यानी कि 3 पैरा में बांट दो। ये 3 पैरा में बांटने का काम कौन करता है? मैं पहले बताता हूं आपको। यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो ये काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम 3 पैरा में अगर किसी पैराग्राफ, यानी किसी ऐसे को अगर हम बांटेंगे, ऐसे बोलो, पैराग्राफ मत बोलो ना, किसी ऐसे को अगर हम 3 पैराग्राफ में बांटेंगे, तो इसका मतलब आपका जो ऐसे है अराउंड कहां पहुंच जाएगा? वही उसकी लिमिट पहुंच जाएगी 800 to 1000, ठीक है। हमें ये नहीं करना, हमें अपना टाइम बचाना है, और हमें हमारे पास ये मान के चलो कम से कम सिर्फ 30 मिनट्स है, बस इसी में हमें हमारा जो ऐसे है वो कंप्लीट करना है। तो इतना बड़ा ऐसे आप नहीं लिख सकते, और ग्रामेटिकली आप चेक भी नहीं कर सकते, इतना वक्त भी नहीं होगा आपके पास। तो आप क्या करो, इसे 3 पैरा में ना बांटकर क्या करो, एक ही पैरा लिख दो। क्या कर दो? एक ही पैरा, और उस पैरा को क्या करो, उसी का कंक्लूजन जो है आपको आगे क्या करना होगा? रिवील करना होगा, आगे बताना होगा। पैरा क्या करना? एक ही यूज करना। बॉडी जो है अपने आप में क्या करता है, पूरा का पूरा जो ऐसे है उसका 70 to 75%, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 70 to 75% पूरा का पूरा कवर करता है। यानी कि अगर मैंने कहा कि हमारा 500 वर्ड्स का है, तो आप उसमें से 200 to 50 वर्ड्स कौन से यूज कर रहे हो? अराउंड 250-300 वर्ड कौन से यूज कर रहे हो? जो बॉडी पार्ट के अंदर आप यूज कर रहे हो। तो इतना सा ध्यान रखना कि बॉडी जो है उसके अंदर हमें हमारे पैरा को यूज करना है। 3 पार्ट में बांटो तो 3 पार्ट में बांट लेना, लॉन्ग ऐसे लिख रहे हो तो। लेकिन अगर 400 to 500 का लिख रहे हो तो 3 पैरा में मत करना, सिंगल पैरा ही आपके लिए काफी होगा। कैसे होगा अभी एग्जाम्पल कर लेंगे अपन आगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन क्या होता है? कभी भी जब आप कोई ऐसे लिखोगे, ठीक है, ओके, बफर हो रहा है, बफर हो रहा है क्या गाइस? एक बार चेक कर लो। देखो, मेरे पास तो नहीं है हो रहा बफर, तो इंटरनेट की वजह से ऐसा हो सकता है, आपका इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो। मेरे यहाँ ठीक चल रहा है अभी तो, वैसे हो जाता है कभी कभी यहाँ पर भी, बट अभी तो नहीं हो रहा प्रॉब्लम ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, आगे चले। तो कंक्लूजन ध्यान रखना, कंक्लूजन क्या होता है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कंक्लूजन को लेकर। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब भी ऐसे लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा, और जो ये ऊपर लिखा ना वही रिपीट कर देते कंक्लूजन में। ये नहीं करना प्लीज, ये कंक्लूजन में नहीं करना। अब ये भी मत बोलना आप अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस पैरा, ये नहीं करना प्लीज। ये अकॉर्डिंग टू या ये कुछ नहीं लगाना, ये कंक्लूजन नहीं होता,
ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये मत करना कि सामने वाले को आप अज्यूम करने के लिए कह रहे हो। ठीक है, कंक्लूजन आप अपनी राइटिंग के बेस पे इन टेक्स्ट को छोड़कर अलग ही इसका सेंस लेके आना, मतलब होना तो यही चाहिए, मतलब इसका रिजल्ट होना चाहिए। जो आपने पैरा में लिखा है ना, बॉडी में, इंट्रोडक्शन में, इसका रिजल्ट जो है वो आना चाहिए कंक्लूजन में। ये नहीं कि आपने बॉडी का ही कुछ पार्ट उठाकर कंक्लूजन में डाल दिया, ये गलती मत करना प्लीज गाइस। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, ओके। दूसरी चीज जो बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, देखो पहली चीज जो आपका कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए, अपने आप में ये कनेक्शन ड्रॉ करना चाहिए। क्या? अपने आप में जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐसे की बॉडी को लेकर, ठीक है, उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। पता लग रहा है कि मतलब चीज ही अलग जा रही है, आपका कनेक्शन जो है, आपका आर्ग्यूमेंट ही अलग हो रहा है। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, स्टेट द आउटकम ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, यानी कहने का मतलब आपका उसका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, एम्फसाइज द रिलेवेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थीसिस स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन एकेडमिया और द वाइडर वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब आप चाहो तो आपका जो कंक्लूजन, जो वर्ड्स है, वो क्या कर सकते हैं, लार्ज लेवल पर एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आपने थॉट ऐसे में, बॉडी पार्ट और इंट्रो में कहा। ठीक है, उसका समअप कर सकते हो आप, ये कहना चाह रहा है ये। एक्सप्लोर द बॉर्डर इंप्लीकेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, यानी कहने का मतलब या तो आपने जो जो पॉइंट लिखे उसकी इंपॉर्टेंस को आप बता सकते हो, अगर वो समाज के लिए कोई अच्छा टॉपिक है या उसका कोई टैगलाइन है, उस चीज को बता सकते हो। अब जो गलती करते हो यहां तक तो ठीक है, अब बच्चे जो गलती करते हैं वो कहां करते हैं, वो यही चीजें नहीं करनी है आपको। पहली चीज क्या नहीं करनी है आपको, इंक्लूडिंग न्यू आर्गुमेंट। ध्यान रखना, कोई भी न्यू आर्गुमेंट, न्यू एविडेंस यूज करना ही नहीं है कंक्लूजन में। पता लग रहा है कि ऐसा कोई एविडेंस या आपका टॉपिक या स्टैटिकल रिकॉर्ड जो कि बॉडी में मौजूद ही नहीं था, वो आपने कंक्लूजन में यूज कर दिया, वो गलत है। समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं? दूसरी चीज, अंडरमाइनिंग योर आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज जस्ट वन अप्रोच ऑफ मैनी। कहने का मतलब, सपोज दैट आपने कुछ भी कंक्लूजन लिखा, तो वो कंक्लूजन का मतलब पता है क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रोच में नहीं होना चाहिए। पता लग रहा है कि मुझे तो पता है कि ऐसे क्यों लिखा है मैंने और इसका कंक्लूजन क्यों दिया है, तो कहने का मतलब जो कंक्लूजन है वो सबके लिए सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए ही अंडरस्टैंडेबल हो। यानी कि हर एक पर्सन दुनिया में जो भी पढ़े ना, उसको समझ में आ जाए कि ये जो बॉडी में आपने जो लिखा है ना, ये उसी का कंक्लूजन है। कहने का मतलब ये है, वो आपकी अप्रोच में नहीं होना चाहिए, सबकी अप्रोच में होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या बोल रहा है, यूजिंग कंक्लूडिंग फ्रेज लाइक टू सम अप या इन कंक्लूजन, यानी कहने का मतलब टू सम अप आप इस तरह से यूज कर सकते हो, या फिर इन कंक्लूजन, ये बोलना ही नहीं। मैंने बताया था ना कि या कंक्लूजन ऐसे, टू सम अप, ये नहीं बताना आपको, ये वर्ड्स यूज नहीं करने, अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू, ऐसे यूज नहीं करने, ये भी गलत माना जाता है। क्लियर? यहां तक ठीक है? ये हमने सिर्फ अभी क्या करा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो अब हम चलते हैं ऐसे पे। ऐसे पे चले, सभी ने ऐसे खोल लिया है कि अपना अपना ऐसे जो था एजुकेशन पे, सबके पास है क्या? प्लीज एक बार बता दो, सभी के पास है? तो प्लीज आप लोगों को आपके एरर पता पड़ जाएंगे, क्या एरर है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट करना था। ठीक है, हो सकता है कि देखो, पहली चीज जो आप वॉकेब पढ़ते हो, पहली चीज आपको क्या करनी है, सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, और वो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वॉकेब है, वो होनी चाहिए अंडरस्टैंडेबल। ऐसा नहीं कि नेट से कोई भी वर्ड उठाया और उसका सिनोनिम देखा आपने, एंटोनिम देखा और वो वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया, और आपको पता ही नहीं कि वो वर्ड एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, एज ए नाउन यूज होता है, एज ए एडवर्ब यूज होता है, हमें पता ही नहीं होता। हम अधिकतर बार तो गलती क्या करते हैं, गूगल में वर्ड डालते हैं, उसका मीनिंग डालते हैं इन हिंदी, बस उसे रटना स्टार्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये सेंटेंस में यूज कैसे होता है। तो प्लीज उसे यूज करना भी सीखना गाइज। तो कोशिश ये करना कि आपकी लैंग्वेज को ईजी और अंडरस्टैंडेबल बनाओ। ठीक है? ठीक है, सबके पास ऐसे है या नहीं है? ओके, अरे यार कोई तो यस करो, सारे के सारे नो कर रहे हो। ओके, प्रीति शर्मा आपके पास है। अरे तो आप लोग थे कहां जब मैंने आपको एजुकेशन पे ऐसे दिया था? ठीक है ठीक है, मैं चल रहा हूं। ठीक है, अब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, पहली चीज इसका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। सपोज दैट आपके पास इंट्रोडक्शन सॉरी एजुकेशन पे ऐसे आया, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे? Education is the most important discovery of mankind. That is the basic factor which counts for the development of our civilization. यानी कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से दे रहा हूं कि मुझे जो बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करना है, जो बॉडी स्ट्रक्चर में मुझे एक्सप्लेन करना है विद रीजन, विद कंक्लूजन, विद रिलेवेंस, वो सब चीज मैंने कहां दे दी? इंट्रोडक्शन में दे दी। मेरे थीसिस वाला पार्ट जो है वो भी मैंने कहां दे दिया? इंट्रोडक्शन में ही दे दिया। देखो मैंने इसको पैरा में नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ एक ही पैरा में इसको एक्सप्लेन किया है। समझ में आ रहा है? देखो क्या बोल रहा है, एजुकेशन इज एनालाइज्ड एज बीइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड एनवायरमेंट इज फ्रिक्वेंटली डिबेटेड एज फैक्टर, जो कि अपने आप में मेन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। करेक्ट?
देखो इसमें मैंने ऐसे नहीं बोला एजुकेशन क्या है, मैंने इसके एजुकेशन को रीजन बताते हुए जो क्या है इंपॉर्टेंट, इस तरीके से डेफिनेशन दे रहा हूं कि सामने वाले को पता लग रहा है कि मैं उसके थीसिस को भी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये भी पता लग रहा है कि बॉडी में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं. This is why education system and the structure for teaching shall be considered seriously. In spite of this, Indian education system is quite different from that of the foreign nation. The curriculum in the Western countries is known to be quite light and based on practical knowledge, whereas in India the focus is on theoretical knowledge and acquiring marks by hook and crook. भाई यही होता है ना, सही बात है ना आपको, यही होता है ना इंडिया में कि हम क्या करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज से सिर्फ मार्क्स लाने पे, और कहीं ना कहीं आप भी यही कर रहे हो. ये कर रहे हो क्या, प्रैक्टिकली पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा क्या कह रहे हो मिस चतुर्वेदी, कैन वी यूज सम स्लोगन वाइल सेइंग एनी इंट्रोडक्शन वाइल स्टार्टिंग? अच्छा किस तरह का स्लोगन की बात कर रहे हो आप, इडियम फ्रेज की बात कर रहे हो क्या मिस चतुर्वेदी, ऐसा कुछ कह रहे हो? यानी कि आप कोई मतलब कोई कहावत वगैरह यूज करना चाहते हो क्या, किसी इंसान ने ये कहा या ऐसे कुछ? अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो ना. हाँ अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई स्लोगन यूज करो, ये किसने कहा ये जरूर लिख देना, ठीक है. ऐसे मत करना कि मैं कहना चाह रहा हूं या मेरे अकॉर्डिंग ऐसा, ये मत कर देना. ये महात्मा गांधी ने ये कहा एजुकेशन को लेकर, विलियम शेक्सपियर ने ये कहा, ठीक है, लॉर्ड मैकले ने ये कहा, तो फिर वो जो स्टेटमेंट आएगा उसे कैसे करना, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर कर उसे दो इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना. पता है ना आपको स्पीच को कैसे डालते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में. पंचुएशन का यूज प्रॉपरली करना गाइस प्लीज, ठीक है. अब बताओ मुझे, ये इंट्रोडक्शन की जो डेफिनेशन मैंने दी है थीसिस के पार्ट को भी यूज करके सही लग रही है नहीं लग रही? देखो इसमें कहीं ना कहीं क्या करा मैंने, एजुकेशन के साथ साथ थीसिस स्टेटमेंट को भी क्लियर कर दिया. थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है आप समझ में आ गया, जो कि बॉडी में आने वाले पार्ट को एक्सप्लेन करेगा. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको समझ में आ गया यहां तक? ठीक है. देखो आप चाहो तो इससे भी बेहतरीन ऐसे बना सकते हो, बट ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है. आप भी बहुत अच्छा बना सकते हो, इससे भी बेहतर बना सकते हो. एक सिंपल है, ये तो सिंपल है ना, सिंपल वाला है, तो आप चाहो तो और भी अच्छा बना सकते हो. यहां तक ठीक है, सभी को समझ में आ गया इंट्रोडक्शन और थीसिस कैसे यूज करनी है सिंगल पैरा में. तो आप चाहो तो इसके अंदर स्लोगन यूज कर सकते हो, किसी इडियम का यूज कर सकते हो, किसी ने कुछ कहा है, कोई कहावत है, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने एजुकेशन को लेकर कुछ कहा है तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है. जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था, क्या कहा था कि ये कहा था कि द पैन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है. तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है. क्लियर यहां तक? अच्छा मिस्टर आकाश कह रहे हो सर थीसिस पार्ट रिपीट कर दो. देखो थीसिस पार्ट अपने, देखो इंट्रोडक्शन तो क्या होता है, सिंपल इंट्रोडक्शन होता है. थीसिस पार्ट अपने आप में क्या होता है, इंट्रोडक्शन का एक पार्ट माना जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर हम बॉडी में आने वाले जो हमारे पैरा है उसी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए ये डिस्क्राइब करते हैं कि हम बॉडी में क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं. आप उसके रीजन को, उसकी वजह को जो आप इंट्रोडक्शन में दे रहे हो वो बॉडी पार्ट को वहीं क्लियर कर दो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है. ऐसा होता है थीसिस के अंदर, ठीक है. सिर्फ इंट्रोडक्शन मत दो, इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, ठीक है. देखो ऑनलाइन ऐसे लिखोगे ना आप प्लेसमेंट में तो सिंपल ऐसे भी लिख के आ जाओगे ना, एजुकेशन का मतलब ये है, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे गाइस, ठीक है. मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं लेवल पे पढ़ा रहा हूं ताकि आप एक अच्छे राइटर बनो, ठीक है, अच्छे ऐसे लिखना जानो. वो तो सिस्टम बेस्ड चेक होगा. सिस्टम को क्या पता कि आप कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो. अगर मान लो कि आपकी कॉपी कस्टमली चेक हो गई तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन प्राइवेट फील्ड में जो आप यूज करते हो ना, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में जब आप प्लेसमेंट क्लासेस दोगे तो देखो, मैं प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट इतना कोई प्रोफेशनली है नहीं कि इन चीजों को बहुत ध्यान में रखता है. तो उनके लिए ग्रामेटिकली मिस्टेक मायने रखती है, सिर्फ और सिर्फ पंक्चुएशन मायने रखती है, ठीक है, और टेंसेस के एरर वगैरह इनको ध्यान में रखते हैं. बाकी वो लैंग्वेज को ध्यान में देते ही नहीं है. तो ये जो मैं आपको राइटिंग सिखा रहा हूं ये कॉम्पिटिशन पर्पस से सिखा रहा हूं. चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससी कर रहे हो, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लैंग्वेज वहां काम आएगी गाइस. ध्यान रखना, इस तरह की राइटिंग के लिए लोग मरते हैं, क्लासेस लेते हैं, ठीक है, 3-3 महीना तैयारियां करते रहते हैं. तो प्लीज आप लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो प्लीज थोड़ा इसका यूज करो, सही यूज करो, ठीक है. तो समझो इसकी जो वाइटल जो इसके रोल है, प्लीज उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है. क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है मिस्टर आकाश, क्लियर हो गया ना आपको? आगे चले. इंट्रोडक्शन क्लियर है सभी को? एक बार कह दीजिए प्लीज. सभी को इंट्रोडक्शन क्लियर है? अगर किसी का कुछ छूट भी गया हो तो प्लीज देख लेना, आज मैं इसे प्राइवेट नहीं करूंगा, आप आराम से देख सकते हो. अब ये मत सोचना कि पढ़ना ही नहीं है फिर, ठीक है. ठीक है आगे चलिए.
अगर मैं बात करूं बॉडी पार्ट की, तो मैंने क्या कहा था, बॉडी पार्ट में आप 3 पैरा बना लो। क्या बना लो? 3 पैरा। अब उस 3 पैरा में पहला पैरा जो यूज करोगे, पहला पैरा में क्या कर दो, कोई कंटेंट यूज कर दो। उस कंटेंट में आप क्या कर दो, कोई स्टैटिकल इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि पॉपुलेशन पे आप कुछ कह रहे हो, या जैसे एजुकेशन का हम कोई ऐसा बना रहे हैं, तो एजुकेशन के ऐसे से रिलेटेड हम क्या कर देंगे, कोई अपना लास्ट 2011 का कोई भी आप रिकॉर्ड उठा लोगे कि हमारी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी एजुकेशन रेट थी, इंडिया की ये थी, राजस्थान की ये थी, जयपुर की ये थी, फीमेल का रेशो इतना था, मेल का रेशो इतना था। तो ये जो डाटा है ना, आप यूज कर सकते हो पेरास के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पहले पेरा में ऐसे यूज कर दो, दूसरे पेरा में यूज कर दो, तीसरे पेरा में। बट मैंने कहा कि हमारी जो लिमिट है ऐसे की वो तो 400 500 है, लेकिन 3 पेरा करे तो आपका ऐसे बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमें इसको इतना बड़ा नहीं बनाना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 पेरा हटाकर एक ही पेरा यूज कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने इसमें एक ही पेरा यूज किया है। आप चाहो तो 2 पेरा भी कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया? 3 भी कर सकते हो, जितना ऐसे बढ़ाओगे वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बॉडी की बात करता हूं, तो बॉडी में हम क्या यूज करेंगे, इंट्रोडक्शन के बेस पे बॉडी हमारा अराउंड 80% या 70% जो कंटेंट है वो गैदर्ड करता है। ठीक है, क्योंकि इसी बॉडी में हमें फॉर और अगेंस्ट ये भी एक्सप्लेन करना होता है। यानी कहने का मतलब, जो आपने ये कंटेंट यूज किया है ना, इस कंटेंट के फॉर यानी फेवर में क्या कह रहे हो, और इसके कंटेंट के अगेंस्ट में क्या क्या चीजें है ना। देखो, आप चाहो तो अभी ये मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, वरना आप यूज करना चाहो तो कर लेना, वरना सिंपल चाहो तो सिंपल यूज कर लेना। ठीक है, तो मैंने बॉडी में क्या लिखा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम अराउंड द ग्लोब। करेक्ट? सही बात है, बिल्कुल। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट व्हाइल द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द अदर नेशन हैव अंडरगॉन मेजर चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम्स एंड टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट, वी आर स्टिल स्टक विद द ओल्ड एंड मुंडेन सिस्टम। मुंडेन का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? मुंडेन का मतलब होता है पारंपरिक। ठीक है, क्या होता है? पारंपरिक, यानी ट्रेडिशनल जो पैटर्न होता है। यानी कहने का मतलब हर देश में बदलाव हुए हैं, जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, तो एडवांस होता गया और उनकी स्टडी भी एडवांस होती गई। लेकिन हम आज भी वही पारंपरिक तरीका यूज कर रहे हैं, रट रहे हैं पागलों की तरह, चीजों को समझना ही नहीं चाहते, बस मार्क्स लाने पे डिपेंड करता है। हम हर बार, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि अरे मेरे तो इतने मार्क्स आए, मेरी 90 बनी, मेरी 95 आए, मेरे 99 आए। तो हम मार्क्स पे फोकस करते हैं, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना ही नहीं चाहता। देखिए गाइस, प्लीज बुरा मत मानना, जो ये मेरिट में आने वाले जो बच्चे हैं ना, ये धरे के धरे रह जाते हैं जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है। तो प्लीज देखो, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो पढ़ने में, चाहे एवरेज हो, तो प्लीज प्रैक्टिकल स्टडी पे ज्यादा फोकस करना। करेक्ट? ओके सर, ये तो बता दो आप क्या बोल रहे हो मिस्टर अनमोल, ये जो डाटा आप बोल रहे हो वो हर टॉपिक का पता हो जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हर टॉपिक का पता हो जरूरी नहीं है। इसी वजह से आपको करंट नॉलेज के बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं आप लोगों के सेशन में कॉलेज में लिया करता था, मैं क्या कहता था आपको, प्लीज थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, करंट की नॉलेज रखा करो। तो ये तो जरूरी है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डाटा तो रखो ना, वरना तो आप इस दुनिया के हो ही नहीं। तो मतलब अगर आपको ग्रामेटिकल भी ऐसे लिखवाना है तो मैं एलियन से बुलवा कर लिखवा लूंगा ना, फिर तो उसको ग्रामर पढ़ाएंगे, लिख देगा वो तो खुद ही ऐसे। कैसे पता पड़ेगा कि आप इंडिया के हो? ठीक है, तो थोड़ा करंट नॉलेज रखो, मतलब देश की नहीं, मतलब आपको इंटरनेशनली भी नॉलेज रखनी है। थोड़ा बहुत डाटा तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ा करो, मैं ज्यादा डीप पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा। नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स पढ़ते रहा करो। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज आती रहती है उनको पढ़ते रहा करो। ठीक है, और आपकी जो फील्ड है उसे तो आपको पढ़ना ही है। क्लियर है? ओके, आगे चलिए। Neither has our system seen any major change in the curriculum, nor has there been any significant change in the way the education is imparted. यानी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप देखो तो अपने पुराने से आज तक उठाकर देख लो, आप भी जानते हो। फिर देखो, मैंने एक कोट का यूज किया है। देखो, अभी कौन पूछ रहे थे, मैं नाम भूल गया, चतुर्वेदी थी, गुप्ता जी थी, कौन थे, उन्होंने पूछा था कि सर हम स्लैंग या फिर कुछ यूज कर सकते हैं। देखो, स्लैंग का यूज मत करना गाइस, स्लैंग अपने आप में गाली होती है इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, तो स्लैंग का यूज मत कर देना। आप यहां पर कॉर्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कुछ कहा था, तो मैंने देखो कैसे यूज किया। नोबल लिटरेट जो है उनको मिला हुआ है ना, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नेल्सन मंडेला कॉटेड, उन्होंने क्या किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, देखो रिपोर्टेड स्पीच की तरह किया है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो कहां यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने लास्ट में यूज कर दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग मिड में भी यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान रखना, आप यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच के लो है, पंक्चुएशन के लो है, उन्हें ध्यान में रखना। ठीक है, चले आगे।
नेक्स्ट देखिए, अब ये बॉडी का ही पार्ट है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, फोर, फोर और अगेंस्ट आएगा आगे, हाँ ये अगेंस्ट, ये किसका पार्ट है, ये बॉडी का ही पार्ट है। अब ध्यान रखना, जब आप बॉडी को एक्सप्रेस करो तो देखो, पहला पैरा तो क्या हो गया हमारा, इंट्रो का हो गया, दूसरा पैरा किसका हो गया, बॉडी का हो गया, तीसरा पैरा किसका हो जाएगा, फेवर में हो जाएगा फोर, तीसरा पैरा किसका हो जाएगा, अगेंस्ट का हो जाएगा, फिर लास्ट हो जाएगा किसका, कंक्लूजन का। समझ में आ रहा है? अगर आप इस इंट्रोडक्शन को दो पार्ट में बांट देते, एक सिर्फ इंट्रोडक्शन डेफिनेशन वाला और एक थीसिस वाला, तो ज्यादा ज्यादा दो कर देते, तो देखो आप तब भी ये 5 से ऊपर नहीं जा रहा। तो मैंने क्या कहा, एक ऐसे को 4 से 5 पैराग्राफ से ज्यादा आप मत लेकर जाना, ठीक है, वो गलत माना जाता है, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है इसका ऐसा, ठीक है। तो आप है ना, ये अपने ऐसे में ये मत लिख देना फोर अगेंस्ट, ये लिखना नहीं है। पैरा डिवाइड करने का मतलब ही ये हो गया कि आप उसके फेवर में कह रहे हो, डिवाइड करने का फिर से मतलब हो गया आप उसके अगेंस्ट में कह रहे हो, ठीक है। ये लिखना मत वहां पर कि अगेंस्ट फोर ये लिखने लग जाओ वहां पर, ये मत लिख देना गाइस प्लीज, ठीक है। तो पहले फोर में देख लेते हैं, ठीक है। जो मैंने कंटेंट कहा ना, इस कंटेंट, ये जो मैंने कंटेंट कहा इसके फेवर में कह रहा हूं मैं, ठीक है, बॉडी को लेकर। वो फेवर में क्या कह रहा हूं, देखो, इंडिया इज अ कंट्री विच विल सून बिकम नंबर 1 कंट्री इन दिस वर्ल्ड एज इट हैज मच पोटेंशियल टू डू सो, करेक्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है, तो आप अज्यूम कर लेना। इफ वी से दैट present education system of India is not good, then how is it that doctor in most countries are from India? भाई सही बात है ना, अगर हम यही बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, तो आप देखो पूरे वर्ल्ड में जितने भी डॉक्टर हैं ना फेमस, वो सारे के सारे इंडिया के हैं, करेक्ट बात है ना। पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन इंडिया ओनली फॉर ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बात है। जितने भी आप चले जाना, मोस्टली आप देखो साउथ में चले जाओ, ईस्टर्न में चले जाओ, तो आपको मोस्टली जो है बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो मैंने भी काफ़ी क्लासेस ली है, एनआरआई क्लासेस, तो मोस्टली काफ़ी बच्चे आते हैं बाहर के, ठीक है, इंडिया पढ़ने। लेकिन वो जो आते हैं ना, वो मतलब डेवलप्ड कंट्री से नहीं आते, वो डेवलपिंग कंट्री से आते हैं। देखो इतना कड़वा सच तो मैं भी बता दूं आपको, ठीक है। सो इन माई ओपिनियन इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच आर गुड एट एजुकेशन सिस्टम। तो ये तो मैंने एक फेवर में कह दिया, ठीक है। आप चाहते तो इस मैटर को और बढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने अपनी लिमिट जो है वो 300 to 500 मानी है, तो मुझे अभी अगेंस्ट भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे अगेंस्ट में कुछ कहना है, ओके कुछ पूछ रहे हैं मिस यादव सर, वी शुड गिव हेडिंग एवरी टॉपिक इन ऐसे। हाँ हेडिंग देनी चाहिए, ठीक है, हेडिंग तो देनी ही पड़ेगी ना गाइस। अरे टाइटल तो दोगे ही ना आप, हर ऐसे का टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोनाउन वाला टॉपिक याद है ना, किसी भी ऐसे को लेकर आप उसके टाइटल को बार बार रिपीट मत कर देना, प्रोनाउन यूज करना, इट यूज करना, टाइटल को रिपीट मत करना, ठीक है। पता लग रहा है कि बार बार ऐसे में एजुकेशन इज दिस, एजुकेशन इज दिस, एजुकेशन दिस, बार बार एजुकेशन रिपीट मत करना, ठीक है, क्योंकि यहां पर रिपीटिशन से आप यहां पर क्या होता है, गलत माना जाता है उसको, ठीक है। ओके ये कह रहे हैं मिस चतुर्वेदी के सर सबका फेवर पॉइंट ऑफ व्यू तो अगेंस्ट, या हाँ बिल्कुल, देखो सबका अलग अलग होता है, बस मैंने एग्जांपल दिया है यहां पर, ठीक है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, सही कह रहे हो आप, ठीक है। बट ये मैंने अपना नहीं दिया है गाइज, देखो ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है, यहां पर जो एक्चुअल में हमारी कंट्री में है वो मैंने यहां पर रखा है। देखो ये चीज मैंने फेवर में रख दी, ये सब कंट्री में एक्सेप्ट भी करते हैं, ये चीज मैंने इसके अगेंस्ट में रख दी, ये सब एक्सेप्ट भी करते हैं। खुद का पर्सनल मत देना बस आप, ठीक है। पर्सनल भी होता है बट वो अलग होता है, ठीक है, वो अलग तरह के एसेज में होता है, अपने इंडिया में तो मत यूज करना इन चीजों को, ठीक है। नहीं नहीं ये मत यूज करना, सूल सिटी, ठीक है। अब ये देखो क्या नाम है, सिटी सिटी, तो मिस्टर सिटी या मिस सिटी जो भी आप है, तो ये आप मत यूज करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये मत कुछ करना, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ये सबके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये उस थॉट के अकॉर्डिंग है जो चल रहा है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। जो आपने बॉडी में एक्सप्लेन किया ना उसके अकॉर्डिंग आप कह रहे हो। ओके 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 ओके, अब देखिए अगेंस्ट में देखिए, द मैन कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट इन इंडिया इज टू गेट थ्रू द स्कूल विद गुड ग्रेड्स। भाई सही बात है ना, देखो हर कोई यही सोचता है कि अच्छे मार्क्स आए, और आप भी यही कोशिश कर रहे हो सारे के सारे, ठीक है। दे मेमोराइज एवरीथिंग एंड जस्ट वॉमिट इट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये करते हो नहीं करते हो, सही से बता दो, अरे सीरियसली बता दो, ये करते हो नहीं करते हो, मतलब एग्जाम से पहले मतलब पूरा रट जाते हो, बस जाकर एग्जामिनेशन हॉल में वॉमिट कर दो, फिर पार्टी करनी है, ढोल बजाने हमें तो है ना, जैसे एग्जाम खत्म होने, ऑब्वियसली। ओके, दे डोंट इवन बॉदर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट दे लर्न। तो वो इतनी भी तकलीफ नहीं करते कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिकल पे जोर डाल रहा हूं, ठीक है।
देखो ये फॉर और अगेंस्ट जो है ये दोनों है ना, आप क्या करना, सिर्फ पैरा से आप क्या करना, इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, लिखना मत फॉर अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे फॉरगेट व्हाट दे रेड द प्रीवियस ईयर, वो ये भी भूल जाते हैं कि पिछले साल क्या पढ़ा। अरे सही बात है क्या, अगर मैं आपसे पिछले साल का कुछ पूछ लूं या उससे पिछले का कुछ पूछ लूं, याद है क्या आप लोगों को, तो प्लीज झूठ तो मत बोलना कि सर याद है ना। हाँ बिल्कुल, इट इज सम काइंड ऑफ ऑफेंसिव, बट आप यहां पर कोई वॉमिट यूज नहीं कर रहे हो, ये जर्नल ऐसे मैंने कहा है यहां पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से यूज करने पर, ठीक है। वॉमिट की जगह एक वर्ड यूज कर देना, पर्ज यूज कर देना, पर्ज यूज कर देना, ठीक है, PURGE, पर्ज, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो वॉमिट थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, पर्ज यूज कर देना, ठीक है मिस्टर बंसल। थोड़ा बहुत याद है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, ओके, देख लेना। नेक्स्ट देखो, कहां तक कर लिया था अपन ने, सो इफ दिस गोइंग टू कंटिन्यू देयर वुड बी लैक ऑफ गुड एम्प्लॉयज हु आर आल्सो टेक्निकली साउंड। भाई होता है नहीं होता, समथिंग शुड बी डन इन दिस रिगार्ड, द यूथ ऑफ इंडिया हैव मोर पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली सही बात है, देखो आप खुद ही सोचो, जितने भी बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ है, वो क्या कर रहे हैं, सब इस नॉलेज के बारे में जानते हैं, सबके पास डिग्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग की। तो आप खुद ही सोचो, जो कंपनी आ रही है वो आपको आपकी डिग्री और आपकी नॉलेज के बेस पे तो ले जाने वाली नहीं है, क्योंकि सबने इनडायरेक्टली साल 4 साल तो जो मतलब पढ़ाई की है, उनके पास सारी नॉलेज है, वो डिग्री है, सब कुछ है। तो उन्हें कैसे पता पड़ने वाला है कि कौन अच्छा है, तो वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर वो आपका PI करवाते हैं, GD करवाते हैं, आपका इंग्लिश का एग्जाम करवाते हैं। तो तभी तो मैं कहां फोकस कर रहा हूं बार बार, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, सो बीइंग प्रैक्टिकल। समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्लियर, ओके। क्या कह रहे हो कि किसी भी ऐसे में फॉर अगेंस्ट के पार्ट लिखने जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि किसी भी ऐसे में फॉर अगेंस्ट आपको लिखना है। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जैसे मान लो कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप इस पैटर्न को आप यूज कर सकते हो। ये जो पैटर्न है मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में यूज किया जाता है। अब आप ये कह रहे हो कि सर प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास कोई ऐसे आ जाए तो हम क्या करें, तो आप क्या करो, सिंपल है, आपका जो मैंने आपको 1 पैसेज जो बताया था, 1 पैरा बॉडी के अंदर, तो उसको 3 पैरा में डिवाइड कर दो, फॉर अगेंस्ट कुछ लिखो मत, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाओ, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, समझ में आ गया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर अगेंस्ट नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, फिर इन तीनों जो बॉडी में आपने लिखा ना 3 पैरा, तो 3 पैरा बन गए फॉर अगेंस्ट में भी, तो फॉर अगेंस्ट हटा दो, 3 पैरा लिख दो और कंक्लूजन में आप कंक्लूजन दे दो, दैट्स ऑल, क्लियर। सही है यहां तक। सर अभी तो कहा कि आपने एक पैरा लिखना है और रिप्लेसमेंट में प्लेसमेंट में आपने कैसे बॉडी के पैरा में डिवाइड करें। अरे मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आप प्लेसमेंट में एक पैरा लिखना। अब एक पैरा मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि मैं आपको फिर फोर और अपने आप में अगेंस्ट भी करवा रहा हूं। तो मुझे बताओ कि आपकी बॉडी का पहला, फोर का दूसरा और ये तीसरा, तो 3 हुए ना। तो जब आपने बोला कि सर फोर अगेंस्ट नहीं लिखना, तो मत लिखो फोर अगेंस्ट, हटा दो इनको, यूज ही मत करो फोर अगेंस्ट, ना तो फेवर में कुछ कहो ना अगेंस्ट में कुछ कहो, तो 3 पैरा लिख दो बस, समझ में आ गया, और फिर कंक्लूजन में चले जाओ, बस डायरेक्ट ऐसा कर लो। समझ में आ गया मिस्टर मुकुल, समझ में आ गया है नहीं आया, मैं तो आपको बता रहा हूं आप ऐसे यूज कर सकते हो। देखो प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, वो आपकी लैंग्वेज चेक नहीं करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रामर चेक करेंगे, आपकी पंक्चुएशन चेक करेंगे, दैट्स ऑल। ये जो मैं बता रहा हूं आपको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। कल को आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हो, यूपीएससी का, स्टेट पीएससी का, वहां ये चीजें काम आएगी आपकी, ठीक है। फिर आप ढूंढोगे, कोचिंगों में जाओगे, सर ऐसे ऐसे लिखना सिखा दो, तो मैं अभी सिखा रहा हूं आपको ये चीजें, ठीक है, वरना आप यूज कर सकते हो वो पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर मुकुल समझ में आ गया। देखो ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर अनमोल की किसी भी पर्सनैलिटी पे आ सकता है, जरूरी नहीं है पर्सनैलिटी हो। देखो करंट में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को लेकर कुछ आ सकता है, ठीक है, या फिर सरकार की कोई नीतियां हो गई, एजुकेशन पॉलिसी हो गई, या फिर अपने आप में जो अभी आया था ना एक नोटिफिकेशन आया था, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कुछ करके आया था ना, तो उसको लेकर आ सकता है, सेट को लेकर कुछ आ सकता है, सेट एक नीति बनी है अभी है ना, कुछ बनने पे उस पर चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, तो उसको लेकर कुछ पूछा जा सकता है, या आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ पूछा जा सकता है। तो जो भी करंट में चल रहा है वो पढ़ते रहो, उससे रिलेटेड आ सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि पिछले जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ आ सकता है, तो बट मोस्टली करंट पे ध्यान दिया करो ज्यादा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कंक्लूजन हेडिंग लिखनी होती है क्या सर?
देखो कंक्लूजन आप तो सिर्फ पैरा में डिवाइड करो, कंक्लूजन कभी नहीं लिखना होता, मतलब ये मत लिखना कंक्लूजन दिस इज, नहीं, पैरा डिवाइड किया, लास्ट वाला पैरा ही कंक्लूजन होता है, मेरे कहने का मतलब ये, वहां लिखना मत कि ये कंक्लूजन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो दिव्यांशी। मिस्टर अनमोल ये कह रहे हो कि अगर हम जानते ही नहीं है कि टॉपिक के बारे में क्या है, तो फिर अगर आप जानते ही नहीं हो कि टॉपिक क्या है तो देखो फिर तो आप, इसका मतलब इस दुनिया के हो ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं। देखो एक तो आपको मिलेगा नहीं, आपको 3 या 4 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर, ठीक है, हर एक पेपर में अलग अलग आता है, किसी में 3 ऑप्शन आते हैं, किसी में 2 आते हैं, तो वो देगा ऐसे ही, सबको पता होता है कि उसके बारे में क्या है, तो इसीलिए थोड़ा करंट पढ़ते रहा करो, है ना। अब पता लग रहा है कि आपको डीमोनेटाइजेशन पे ऐसे मिल गया, अब डीमोनेटाइजेशन पे आपको पता ही नहीं क्या है डीमोनेटाइजेशन, तो कैसे लिखोगे आप, तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा करो गाइस, है ना, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा मिस्टर अनमोल, है ना, तो इतना कष्ट तो देना पड़ेगा हमें। मिस्टर हिमांशु हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके धीरज शर्मा, ओके वेरी गुड वेरी गुड, आई एम योर स्टूडेंट, यस आई नो, अच्छी बात है। ओके सबको ठीक है, आगे चले, समझ में आ गया अगेंस्ट तक। फिर लास्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो मैंने कंक्लूजन पे ये कहा, कभी भी अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू मी ये मत यूज कर देना वहां पर, ठीक है। कंक्लूजन देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूं, द कंट्रीज विद अ हाई लेवल effective and more focused system on education are the leaders of the world both economically and socially, ठीक है। education serves as the backbone of the development of nation. The importance of the education cannot be explained in words, so there has been a major shift in the Indian education system since the ancient times. However, we require further reforms in the system for the proper development of the students. अब देखो, आपको लग रहा है कि कहीं मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव बात बोली, क्या आपको लग रहा है कि कोई मैंने हेड स्पीच बोली, तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो मैंने एक्सप्रेस किया है बॉडी में या अपनी इंट्रो के अंदर जो थीसिस को लेकर, उसी का कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंक्लूजन आपका अलग जा रहा है, पता लग रहा है कि आपने बॉडी में कुछ और एक्सप्रेस किया है, कंक्लूजन कुछ और दे दिया। और कंक्लूजन में कभी भी स्टैटिकल डाटा मत डाल देना, प्लीज ध्यान रखना, सारे डाटा का यूज बॉडी पोर्शन में ही यूज करना है आपको। समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्लियर है यहां तक, कंक्लूजन समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे मत बोल देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि वो नहीं समझने वाला, आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा। रीडर के, आप ये सोचना कि रीडर को कुछ नहीं पता, यानी कि एक छोटे से बच्चे को भी अगर आपका ऐसे पढ़ाया जाए वो समझ जाए कि एजुकेशन क्या है, आपको ऐसे ऐसे लिखना है। समझ में आ गया, ये तरीका यूज करोगे तो ही सक्सेस रहोगे। यहां तक क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। अच्छा एक चीज मुझे आप लोगों को कहनी है गाइस, प्लीज ध्यान रखो, मैंने जब आपको एजुकेशन पे ऐसे लिखने के लिए दिया था, ठीक है, तो हम एक कंपटीशन रखते हैं आप लोगों में, आप अच्छे से अच्छा मतलब क्या लिखिए, ऐसे लिखिए, और वो ऐसे जो है इंटरनेट से कॉपी नहीं होना चाहिए गाइस, पहली भी चीज ध्यान रखना। मैं आप लोगों में एक कंपटीशन रखवा रहा हूं, ठीक है, तो आप एक काम करना, मुझे आपका ऐसे लिखना और मेल करना। क्या करना है, मेल करना है, मेल, मैं ऐसे चेक नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे सॉफ्ट कॉपी में मत, आई मीन दैट हार्ड कॉपी में लिखकर मत देना, ठीक है, या तो टेक्स्ट में दे देना, या फिर टेक्स्ट पे देना चाहो तो व्हाट्सएप पे दे देना, या फिर मेल कर देना, मैं मेल आईडी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको आपका ऐसे देना है, और जिस किसी का भी ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट हुआ तो मैं उसे क्या दूंगा, मैं अपनी तरफ से प्राइस दूंगा, या फिर 1000 रुपीज प्राइस, ठीक है, ये मेरी तरफ से दे रहा हूं, ठीक है, कोई कॉलेज डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, ये मेरी तरफ से दे रहा हूं मैं आपको। तो जिस किसी का भी बेस्ट होगा, प्लीज ध्यान रखना कॉपी नहीं होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अगर कॉपी हुआ तो मैं आपको वजह नहीं बताऊंगा आपको कि क्यों मैंने नहीं दिया या क्यों मैंने आपको नहीं बताया, क्या प्रॉब्लम है आपके ऐसे में, सीधा रिजेक्ट कर दूंगा उस ऐसे को। तो प्लीज खुद से बनाने की कोशिश करना, अच्छे वर्ड्स यूज करना, फैसिनेटिंग वर्ड्स यूज करना, और वही राइटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना जो मैं बता रहा हूँ। जितना इफेक्टिव ऐसे हुआ तो वो सेलेक्ट होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है कि सर ऐसे आप कोई पैसे दे दोगे, ऐसे कोई प्राइस दे दोगे, तो मुझे याद नहीं आ रहा, उस बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा, टॉपिक कोई भी ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टॉपिक ले लो, ठीक है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। हाँ गुंजन शर्मा नाम है उस बच्ची का, ठीक है, उसने कुछ, हम एक ग्रुप बना रखा था जिसके अंदर स्पोकन और राइटिंग की प्रैक्टिस हुआ करती थी,
तो उसमें उसने मतलब फर्स्ट रैंक अचीव की थी, तो इनिशियली उसे भी प्राइज मिला है। अगर आपको यकीन नहीं होता हो तो उससे भी पूछ लेना, ठीक है। तो मैं ऐसे प्रूफ तो देना नहीं चाहता था, बट मैं बता रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली उसे भी एक गिफ्ट दिया गया है। तो वो सूरतगढ़ में रहती है शायद, राजस्थान में। तो सूरतगढ़ है या गंगानगर, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ होगा, सूरतगढ़ ही होगा शायद, है ना। तो उसे मिल गया उसका जो गिफ्ट था, कल या परसों ही मिला है उसे, कल परसों में 2-3 दिन ही हुए हैं। तो इनडायरेक्टली आपको भी आपका गिफ्ट मिल जाएगा, डोंट वरी। तो आपको पहले इस कंपटीशन को पास करना है। प्लीज गाइस, जो सीरियसली हो ना, जो सीरियस इस चीज को ले रहा है, वही मुझे मेल करना, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है आपके एसेस को पढ़ूं। पता लगा कॉपी है या ऐसा कुछ है, और आप सोच रहे हो सर कॉपी का कैसे पता लगाओगे, उसकी टेंशन मत करो, मैं बैठा हूं कॉपी पता करने के लिए। तो प्लीज खुद से बनाना गाइस, ठीक है। अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो लिखना, सेंड करना, इससे आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है। और रही बात एजुकेशन, आपका जो कंपटीशन है, कंपटीशन का कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। देखो, नेम ऑफ टॉपिक शुड बी सेंटर्ड, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हेडिंग में ले लो, सेंटर में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक आप कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक करंट के लेना लेकिन, ठीक है, करंट के टॉपिक लेना। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक ऐसे लिखो, आपको लगता है कि 1 2 3 4 5, तो 5 में से कोई भी बेस्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि आप किसी टॉपिक को लेकर बेस्ट आइडियाज नहीं दे पा रहे हो, दूसरे को देकर दे सको, तीसरे को लेकर दे सको, तो आप लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपके राइटिंग टैलेंट को देखना चाहता हूं। ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना प्लीज गाइस, ठीक है। पंक्चुएशन का ज्यादा ध्यान रखना। मेल आईडी, ओके, मेल आईडी, मैं मेल आईडी दे देता हूं आपको। alex.prajapati@gmail.com, ठीक है। ये मेरा नाम है, फॉरेन में मुझे एलेक्स नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है, तो आप देख लेना, ये मेरी मेल आईडी है। यहां डाल देना अपना नेम, प्लीज डिटेल डालना वहां पर कि आप कौन है, आपकी ब्रांच कौन सी है, 3rd ईयर है या ऐसा कुछ जो भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा अभी कुछ 2nd ईयर के बच्चे भी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं ठीक है। और ये कब तक सेंड करना है, आपके पास पूरा 1 महीना है, ठीक है। आई मीन दैट 1 महीना तो कैसे बोलूं, ठीक है, 1 मंथ है आपके पास, ठीक है, 1 मंथ है, सही है। 1 मंथ तो आराम से 4-5 ऐसे लिख लोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। या फिर ऐसा करना चाहो सर बेस्ट वाला देंगे हम, तो आपको पूरा 10-15 दिन में अच्छी प्रैक्टिस करके बेस्ट वाला ऐसे देंगे, ऐसा कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे आपका पीडीएफ वगैरह सेंड कर सकते हो, बट ईमेल आईडी पे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। और जो भी विनर होगा उसका अनाउंसमेंट तो कैसे होगा, प्लीज गाइस, जो भी विनर होगा ना वो बता दिया करो कि मैं जीत गया हूं या मैं जीत गई हूं, है ना, ऐसे पता ही नहीं पड़ता, ठीक है। पोस्ट कर दिया करो एफबी पे, इंस्टा पर कि मुझे सर ने ये दिया, ठीक है, क्लियर, ओके। अरे अपनी अचीवमेंट को तो एक्सपोज करा करो कम से कम, ठीक है। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया, कुछ पूछना है क्या विनर विनर चिकन डिनर, सही है। पबजी कुछ ज्यादा ही खेलते हो आप लोग, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज ये सिर्फ एक ब्रीफ था, और बाकी जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा ग्रामर बेस है, पंक्चुएशन बेस है। प्लीज आप लोगों ने किसी ने ग्रामर नहीं पढ़ी हो, पंक्चुएशन नहीं देखी हो, फेज 2 के वीडियोस नहीं देखे हो, तो देख लेना गाइस जाकर। आप लोगों के लिए मैं आज भी उन वीडियोस को अभी तक लाइव रख रखा है मैंने, तो प्लीज देख लेना, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जल्दी आपको वापस से रिवीजन क्लासेस में मिल जाएगी। रिवीजन क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, टॉपिक्स नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड नाइट, गुड डे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, ठीक है।